दास्तां मेरी, दास्तां मेरी, दास्तां मेरी। 1935 में मैं एक कहानी अबाबील लिखकर खूब शोहरत पा चुका था। अबाबील का तर्जुमा अंग्रेज़ी, रूसी, फ्रेंच, अरबी, चीनी, जर्मन और ज़बान में इस कहानी को दुनिया की बेहतरीन कहानियों के इंतखाब में शामिल किया गया। हाजरीन, अबाबील की कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। नाम तो उसका रहीम खां था, मगर उस जैसा जालिम गांव भर में कोई नहीं था। गांव वालों ने तो उससे बात ही करनी छोड़ दी थी और बीवी बच्चे भी उसके जुल्म से तंग आकर उसे छोड़कर चले गए थे। लेकिन कहीं न कहीं उसके दिल में मोहब्बत और हमदर्दी का एक गोशा था। और जब उसने देखा कि उसके घर के एक कोने में अबाबीलों ने एक घोंसला बनाया है जहां वो अपने बच्चों को बहुत प्यार से परवरिश कर रहे हैं, तो बजाय गुस्से में झोंपड़ा तोड़ने के वो उन बच्चों को बहुत प्यार करने लगा और उनको पालने लगा और उन बच्चों को अपने बच्चों के नाम से पुकारने लगा। अरे बुंदू, अरे नूरू, उन्होंने अबाबीलों के बच्चों को नाम दिए। ये जालिम रहीम खां एक दिन मूसलाधार बारिश में जब घर आया तो देखा कि घर के छत के सुराख में से पानी आ रहा है और बच्चे भीग रहे हैं। तो ऊपर चढ़ के अपनी फिक्र किए बगैर उसने छत की मरम्मत की ताकि बच्चे प्रोटेक्टेड रहें। और फिर जब वो नीचे आया तो देखा अगले दिन सख्त बुखार से जिस्म जल रहा है और सख्त जिस्म में दर्द है। मगर कौन पूछता, कौन दवा लाता? इसी हालत में 2 दिन बेहोश पड़ा रहा। तीसरे दिन जब गांव वाले उसे देखने आए तो अपने ही मन में बुड़बुड़ा रहा था, अरे बुंदू, अरे नूरू, कहाँ मर गए? अब कौन देगा तुम्हें खाना? लोगों ने कहा बेचारा पागल हो गया है। और कमरे के एक कोने में कुछ अबाबीलें फड़फड़ा रही थीं। 2 दिन बाद जब गांव वाले वापस आए तो देखा कि रहीम खां मर चुका था और 4 अबाबीलें उसकी पायती खामोश बैठी थी। वैसे तो अब्बास साहब की बहुत कहानियां हैं, लेकिन हमने उसमें से सिर्फ 2 ली हैं, जिसमें आप अबाबील की मशहूर कहानी सुन चुके हैं और एक कहानी उनकी और है भोली। भोली समाजी रस्म रिवाज और औरत पर जुल्म के खिलाफ है। भोली बदसूरत है, बदज़बान है, हकलाती है और किसी के सामने भी बात करने से घबराती है। सिवाय एक बेज़बान गाय लक्ष्मी के उसका दुनिया भर में कोई दोस्त नहीं है और वो गाय भी बेच दी जाती है। लेकिन यही अनचाही बच्ची जब स्कूल जाने लगती है तो एक हमदर्द उस्तानी की मदद से उसमें इल्म और खुद एतमादी पैदा हो जाता है। सो भोली किसी को कुछ न बता सकी। काश लक्ष्मी गाय ही होती तो वो उससे अपनी मास्टरनी और किताब के बारे में बात करती और बताती, किसी से कहियो नहीं, लेकिन एक दिन मैं भी सबकी तरह फर बोलूंगी। भोली बोलेगी, भोली बोलेगी। और यूं 7 बरस गुजर गए। भोली स्कूल जाती रही और फिर उसके बाप ने उसका रिश्ता एक मुअम्मर साहूकार से कर दिया जिसके बड़े बड़े बच्चे थे। तो फिर क्या हुआ?
50 साल की उम्र भी कोई उम्र होती है? अब इस कलमुही के लिए कोई राजकुमार आएगा? मुंह में बुद्धि, जबान नहीं और सर में बुद्धि नहीं। ये तो बेचारी गाय है, गाय। जब लक्ष्मी को भी हमने बेचा था तो क्या वो बोली थी? और बिशंबर बड़ी भारी बारात लेकर आया और ये सोचकर सब जलने वालों को तसल्ली हो गई कि दूल्हा बुढ़ा था, लंगड़ाता था और बदसूरत था। लेकिन फेरों के वक्त जब एक लंगड़े बुढ़े ने कमसिन दुल्हन का घूंघट उठाया, अरे इसके मुंह पर तो माता के दाग हैं, अगर ये ऐसी ही थी तो हमें कम से कम 5,000 रुपए मांगना थे। भोली के पिता की इज्जत का सवाल था। उसने अपनी सारी उम्र का जमा जत्था 5,000 लाकर दूल्हा के चरणों में डाल दिया और बिशंबर अब बहुत फातिहाना मुस्कुराहट से कहता है, लाओ जी अब हार दो। एक बार फिर दुल्हन का घूंघट सरकाया गया, लेकिन इस बार उसकी नजरें झुकी न थीं। उनमें गुस्सा, नफरत नहीं बल्कि हिकारत थी, सिर्फ हिकारत, और वो अपने होने वाले पति को घूर रही थी। बिशंबर का हाथ बढ़ा कि हार भोली के गले में डाल दे, लेकिन उससे पहले भोली का हाथ बिजली की तरह कूदा और उसने हार छीनकर फेंक दिया। पिताजी उठाइए अपने 5,000, मुझे इस लालची कमीनी बुढ़े से ब्याह करना मंजूर नहीं है। टांग नीचे कर लीजिए। और इस बार उसके लहजे में जरा सी भी हकलाहट नहीं थी। वाह 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 वाह। और इस तरह अब्बास साहब ने भोली को जबान देकर हिंदुस्तान की सारी लड़कियों को जबान देने की कोशिश की है जो जहेज की, सारी लड़कियों को जबान देने की कोशिश की है जो जहेज की लानत का शिकार हो रही है। तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल का एक परचम बना लेती तो अच्छा था। तू इस आंचल का एक परचम बना लेती तो अच्छा था। मेरे महबूब मेरे साथ ही चलना है तुझे, कंधे से कंधे मिलाकर हम सबको साथ साथ चलना है। मेरे महबूब मेरे साथ ही चलना है तुझे, मेरे महबूब मेरे साथ ही चलना है तुझे। रोशनी लेके अंधेरों से निकलना है तुझे, रोशनी लेके अंधेरों से निकलना है तुझे, मेरे महबूब मेरे साथ ही चलना है तुझे। तेरे आंचल में सितारे हैं, गिरेबान में किरण। For all the lovely young girls here and the ladies and the women. तेरे आंचल में सितारे हैं, गिरेबान में किरण। तेरी नजरों से हुई इश्क की दुनिया रोशन, तेरी नजरों से हुई इश्क की दुनिया रोशन। ढल गई गीत के सांचे में
जलता हूँ उसी आग में जलना है तुझे। मेरे महबूब मेरे साथ ही चलना है तुझे। मेरे महबूब मेरे साथ ही चलना है तुझे। साथ ही चलना है तुझे। रोशनी लेके अंधेरों से निकलना है तुझे। रोशनी लेके अंधेरों से निकलना है तुझे। मेरे महबूब मेरे महबूब मेरे साथ ही चलना है तुझे। जी शुक्रिया। तो उस ज़माने में जब मैं फिल्म रिव्यूज़ लिख रहा था, मुझे एक अच्छे खासे मशहूर बम्बई के प्रोड्यूसर ने ताना दिया था कि भाई कहानी पर एतराज़ करना तो बहुत आसान है, मगर कहानी लिखना फिल्म के लिए ये एक मुश्किल काम है। और अब्बास साहब ने इस चैलेंज को कबूल कर लिया और फिल्मों के लिए कहानियाँ लिखनी शुरू कर दी। किसी ने एक दफ़ा उनसे पूछा कि आप ये लिखने का काम छोड़कर फिल्मों में कैसे आ गए, तो उनका जवाब था, अरे भाई, कलम और फिल्म में फ़र्क ही कितना है, सिर्फ एक नुक्ते का। और जब उन्होंने ये देखा कि फिल्म प्रोड्यूसर्स उनकी लिखी हुई कहानियों को मस्त कर रहे हैं, यानी करप्ट कर रहे हैं, तो वो यही नुक्ता गिराकर कलम से फिल्म में आ गए। और फिर अब्बास साहब ने फिल्मों के लिए कहानियाँ लिखना शुरू कर दी। हाजरीन, उनके 17 स्क्रिप्ट्स वापस आ गए। 18वां उनका स्क्रिप्ट था नया संसार, जिस पर उन्होंने बॉम्बे टॉकीज के लिए एक फिल्म बनाई। फिल्म में नयापन था, लोगों को पसंद आ गई, मगर उसका मुआवजा इस नौजवान को क्या मिला? सिर्फ 750 रुपए। और 1946 में जब इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन को फिल्म बनाने का लाइसेंस मिला, तो उन्होंने अब्बास साहब से अपनी पहली फिल्म बनाने की दरख्वास्त की। और अब्बास साहब ने अपने साथियों के साथ दिन रात मेहनत करके धरती के लाल बनाई। उसका म्यूजिक रविशंकर ने पहली दफा किसी फिल्म इसकी कहानी की बुनियाद जो थी वो बंगाली के एक ड्रामे पर जो बंगाल में स्टेज किया गया था, नवन्ना, और कृष्ण चंद्र जी की एक मशहूर कहानी जिसका नाम था अन्नदाता, उनकी बुनियाद पर इसका सिनेरियो लिखा गया था, लेकिन इसको मैंने डायरेक्ट और प्रोड्यूस। और इसके साथ ही तुम रंग महल में ऐश करो, आराम करो, ओ तुमको क्या, तुम रंग महल में ऐश करो, आराम करो, भूख के मारे मरने वाले मरते हैं, मर जाने दो। एक बार इनकी एक दफ़ा उनकी बीवी ने उनकी तवज्जो अखबार में लिखी हुई एक छोटी सी खबर की तरफ दिलाई। अब्बास साहब को अपना लास्ट पेज लिखने के लिए हमेशा खबरों की तलाश रहती थी, और उनके अजीज़ और उनके रिश्तेदार हमेशा छोटी छोटी खबरें निकाल के अखबार में से उनको देते थे। तो इस खबर को पढ़कर उनके ज़रखेज़ दिमाग में एक ख्याल आया, जो पहले उन्होंने अपने कॉलम में और फिर एक किताब में "एंड वन डिड नॉट कम बैक" के नाम से लिखा।
और उसको पढ़कर शांताराम ने उस पर एक फिल्म बनाई, डॉक्टर कोटनस की अमर कहानी। और शांताराम जी के लिए मैंने हकीकत पर मबनी एक कहानी, डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी, उनके लिए लिखी थी। ये जंग के दौरान में हिंदुस्तान से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक मेडिकल मिशन चाइना भेजा था जी, और 5 डॉक्टर उसमें थे और सबसे नौजवान डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस थे। और ये नौजवान जो थे ये सबसे ज़्यादा अरसे तक चीन में रहे और वहाँ उन्होंने एक चीनी लड़की से ही शादी की और उससे एक बच्चा हुआ और चीनियों के साथ काम करते हुए वो वहाँ उनका इंतकाल हो गया। ये और शांताराम ने डॉक्टर कोटनिस का किरदार अदा किया था। और फिर अब्बास साहब फिल्मों की कहानियां लिखते ही रहे। 1949 के बाद उन्होंने बहुत सी कहानियां लिखी, जिसमें आवारा, मेरा नाम जोकर, श्री 420 और बॉबी, ये उनकी बेहद मकबूल तरीन फिल्में थीं। भाई उसमें क्योंकि अब मैं ज़रा मोहतात हो गया था पहले तजर्बे से कि जब मैंने जिसने भी कहानी कही मैंने लिख दी और उसने जैसा चाहा उसको बना दिया, तो अब मैं किसी कदर मोहतात हो गया था और मैंने गिने चुने लोगों के लिए कहानी लिखी जो मेरे ख्याल में उन कहानियों के साथ इंसाफ कर सकते थे। तो इनमें जो सबसे मशहूर और मकबूल कहानी हुई और मेरे ख्याल में जिस पर एक खूबसूरत और मौसर फिल्म बनाया गया वो आवारा। आवारा न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि बाहर के कई मुल्कों में बहुत मकबूल हुई, ख़ास तौर से रूस में, जहां हर नौजवान रूसी के ज़बान पे बस एक ही गाना था, आवारा हूँ। बहुत मकबूल हुई, ख़ास तौर से रूस में, जहां हर नौजवान रूसी के ज़बान पे बस एक ही गाना था, आवारा हूँ। इस फिल्म की हीरोइन थी नरगिस। उन्होंने अब्बास साहब से कहा कि अब्बास साहब, आवारा में मेरा रोल बहुत कम है, आपने सारा रोल राज कपूर को दिया है। तो अब्बास साहब ने इस बात के मद्देनज़र उन्होंने एक फिल्म बनाई अनहोनी, जिसमें नरगिस का डबल रोल है, 2 हमशक्ल जुड़वा बहनों का उन्होंने रोल अदा किया है और इसमें उनकी बेहद एक लाजवाब अदाकारी है। और अगर देखा जाए तो अनहोनी की कहानी आवारा की कहानी से एक तरह से ऑपोजिट भी है और उसकी बात भी वही है कि इंसान अपने माहौल से बनता है या अपने। अब बहुत मकबूल हुई, ख़ास तौर से रूस में, जहां हर नौजवान रूसी के ज़बान पे बस एक ही गाना था, बहुत मकबूल हुई, ख़ास तौर से रूस में, जहां हर नौजवान रूसी के ज़बान पे बस एक ही गाना था, आवारा हूँ। इस फिल्म की हीरोइन थी नरगिस। उन्होंने अब्बास साहब से कहा कि अब्बास साहब, आवारा में मेरा रोल बहुत कम है, आपने सारा रोल राज कपूर को दिया है। तो अब्बास साहब ने इस बात के मद्देनज़र उन्होंने एक फिल्म बनाई अनहोनी, जिसमें नरगिस का डबल रोल है, 2 हमशक्ल जुड़वा बहनों का उन्होंने रोल अदा किया है और इसमें उनकी बेहद एक लाजवाब अदाकारी है। और अगर देखा जाए तो अनहोनी की कहानी आवारा की कहानी से एक तरह से ऑपोजिट भी है और उसकी बात भी वही है कि इंसान अपने माहौल से बनता है या अपने अपब्रिंगिंग से, अपनी एनवायरनमेंट से। और इस फिल्म को ये खासी एक मकबूल हुई। तो यही अब्बास साहब की एक बहुत लाजवाब फिल्म थी।
अपने यूनिट के साथ 3rd क्लास में सफ़र करते, वो खुद सबको खिलाकर खुद खाते और एक कमरे में 10-10 लोगों के साथ। उनके सेक्रेटरी ने कहा, सर, उन्होंने कहा लंदन, इंग्लैंड इज ए फ्री कंट्री एंड वी हैव फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो पंडित जी ने कहा, यही जवाब लिख के उनको भेज दो। और फिर 1954 में उन्होंने बच्चों के लिए एक फिल्म बनाई। इसमें दिखाया गया था कि एक बच्चा बम्बई आकर अपनी माँ से बिछड़ जाता है और उसमें उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स होती थी। ये पहली फिल्म हिंदुस्तान में बनी थी जिसमें कोई गाना नहीं था। तो उस पे लोगों ने बहुत एतराज़ किया और अब्बास साहब ने उसके पहले शो में वो बाहर जाके खड़े हो गए और जो लोग अंदर जा रहे थे उनसे कहा कि बस करने पर तैयार हूँ। और आपको यकीन नहीं आएगा कि किसी एक आदमी ने पैसा वापस नहीं मांगा। और ये फिल्म पंडित जी को बहुत पसंद आई थी क्योंकि पंडित जी बच्चों से बहुत मोहब्बत करते थे। उसके बाद इस मुजाहिद फिल्म साज ने एक और पहला कदम उठाया। वो हमेशा पाथ ब्रेकिंग काम करते थे, तो इस मर्तबा उन्होंने फॉरेन कोलैबोरेशन से, यानी सोवियत फिल्म साजों से मिलकर एक और पीरियड था मेरी फिल्म साजी का। परदेसी एक इंडो सोवियत को प्रोडक्शन थी, यानी कोलैबोरेशन। जी हाँ, सोवियत लिखने वालों ने मिलकर उस कहानी को लिखा और सोवियत डायरेक्टरों ने दो, और हिंदुस्तान के डायरेक्टर यानी मैंने और प्रोनिन साहब ने, जो वहाँ के मशहूर डायरेक्टर थे, अब उनका इंतकाल हो गया है, उन्होंने मिलकर उसको डायरेक्ट किया। और हमारी नया संसार कंपनी ने और मॉस्को के मॉस फिल्म स्टूडियो ने मिलकर इस फिल्म को बनाया। और इसमें अगर एक तरफ बलराज सानी काम कर रहे थे तो दूसरी तरफ अलेक्स त्रिजनोव, जो रूसी मशहूर अदाकार हैं, वो काम कर रहे थे। और नरगिस ने इसमें काम किया था, पद्मिनी ने काम किया था और दूसरे रूसी अदाकारों ने काम किया था। तो ये एक नया तजर्बा था। 1959 में अब्बास साहब ने आने वाले हिंदुस्तान का एक नक्शा पेश करके एक बड़े पैमाने की फिल्म बनाई, 4 दिल 4 राहें, जिसमें 4 अलग अलग कहानियां थीं। आपको बताऊं कि 4 दिल 4 राहें में मैंने राज कपूर को एक गांव वाले के रूप में पेश किया था और मीना कुमारी को एक काली रंगत की भंगन के रूप में पेश किया था। तो आवाम को ये उनका ये, हालांकि दोनों ने बहुत ही कमाल की अदाकारी की थी, लेकिन आवाम की को पसंद नहीं आया कि उनके महबूब सितारे जो थे, किसी को काला कर दिया गया, किसी को धोती कुर्ता पहना दिया गया। और इस फिल्म में मीना कुमारी, राज कपूर, अजीत, निम्मी, कुमकुम, जयराज और शम्मी कपूर ने काम किया था। पहली मर्तबा अब्बास साहब ने इतनी बड़ी कास्ट लेकर एक फिल्म बनाई, लेकिन इस फिल्म की कास्ट ने उनको बहुत तंग किया और उन पे एक मुकदमा भी दायर कर दिया। उसी ज़माने में उनकी, अब्बास साहब की बीवी मुज्जी का भी इंतकाल हो गया। वो बहुत दिल बर्दाश्ता थे और उन्होंने उसके बाद अहद किया कि वो कभी किसी बड़ी कास्ट के साथ फिल्म नहीं बनाएंगे, बल्कि नए अदाकारों के साथ काम करेंगे। फिर 1963 में उन्होंने अपनी ही एक कहानी, जिसका नाम है पत्थर की सेज पर 1000 रातें, उसके बाद उस पे एक फिल्म बनाई जिसका नाम है शहर और सपना। हाजरीन, शहर और सपना की भी अजीब कहानी है। एक बार वो धारावी के पास पैदल गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि इधर उधर बड़े बड़े ड्रेन पाइप्स बिछे हुए हैं और उन ड्रेन पाइप्स के आगे पर्दे पड़े हैं, सामान रखा है और उसमें लोग रह रहे हैं। अब्बास साहब को तो फौरन एक ख्याल आ गया और उन्होंने एक कहानी लिखी जिसमें कि एक मजदूर और एक घाटन आपस में शादी करते हैं, लेकिन कहीं मकान नहीं मिलता और
क्योंकि पगड़ी देने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, तो वो उसी ड्रेन पाइप में रहना शुरू करते हैं। लेकिन जब घाटन के बच्चा होने वाला होता है तो इत्तेफाक से उनकी मुलाकात एक पहलवान और उसके 2 साथियों से हो जाती है। ये 3 बुढ़े हैं, एक मुसलमान है, एक हिंदू है और एक क्रिश्चियन है। ये तीनों बुढ़े इस कपल को अपने घर ले जाते हैं, अपने झोपड़े में, और बड़े प्यार से उनको नर्चर करना शुरू करते हैं। तो एक बार ऐसा होता है कि म्यूनिसिपैलिटी का बुलडोज़र, देखते हैं कि बुलडोज़र आया है इन झोपड़ों को मिसमार करने के लिए, इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो ये तीनों बूढ़े सीना तान के खड़े हो जाते हैं कि हम हरगिज़ बुलडोज नहीं करने देंगे, क्योंकि इस झोपड़े में एक इंसान जन्म ले रहा है, एक इंसान जन्म ले रहा है, और वो इंसान एक सिंबल है कि वो हरगिज़ ये जुल्म और नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो हाजरीन, जिस फिल्म को फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन ने फाइनेंस करने से इनकार कर दिया था, उस फिल्म को प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल से नवाजा गया। जब हम अवार्ड लेने दिल्ली गए तो पंडित जी ने कहा, अजियो, तुम आ गए? हाँ, आ गए। क्यों आज बड़ी देर लगा दी? घर देखने जाएगा। और मकान वाले ने 1000-2000 पगड़ी मांगी, जो हम दे नहीं सकते। वही पुरानी कहानी, कभी तो घड़ी आराम नहीं करते। क्यों रोज मकान की तलाश में मारे मारे फिरते हो? इसलिए कि मैं एक शरीफ आदमी, और शरीफ आदमी जो घरवाली ब्याह कर लावे है, तो उसे गटर की पाइप पर रखना बड़ी शर्म की बात है। राधा, घरवाली हो तो उसके घर भी होना चाहिए। कम से कम इतना तो हो, आदमियों की तरह 2 टांग पर खड़े हो सके, जानवरों की तरह हर वक्त 4 पैरों पर ना चलना पड़े। बस ये ले। तू बातें ठीक है। क्यों, क्या बात है? नींद नहीं आ रही? नहीं। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ हम चाहे तो। जब हम अवार्ड लेने दिल्ली गए तो पंडित जी ने कहा, भाई हम चाहते हैं कि तुम हमारे लिए कोई फिल्म बनाओ। मैंने जवाब दिया, पंडित जी मैं तो हर फिल्म आप ही के लिए तो बनाता हूँ, ख़ास तौर पर शहर और सपना। तो कहने लगे, नहीं, अगर तुम कोई फिल्म बच्चों के लिए बनाओगे तो वो मेरे लिए होगी। मैंने उसी वक्त वादा किया कि मेरी अगली फिल्म बच्चों के लिए होगी। वो बहुत खुश हुए, और हमारी बदकिस्मती कि 1 महीने बाद ही उनका इंतकाल हो गया। मेरी फिल्म हमारा घर, जिसमें 13 बच्चे एक सुनसान जजीरे में एक नई दुनिया बसाते हैं, ये फिल्म पंडित जी के उसूलों के लिए हमारी तरफ से खिराज अकीदत थी। और फिर इस मुजाहिद फिल्म साज की नए तरस की फिल्में बनाने की जद्दोजहद जारी रही, जिसमें उनको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जैसे जब उन्होंने एक छोटी सी फिल्म बनाई, ए टेल ऑफ 4 सिटीज़, जिसमें 4 अलग अलग शहरों यानी बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली के वाक़यात को दिखाया गया था। और ये दिखाया गया था कि कैसे लोग अपने जैसे इंसानों के साथ नाइंसाफ़ी का और जुल्म का बर्ताव करते हैं। दिल्ली में दिखाया गया था कि बड़ी बड़ी इमारतें बन रही हैं और उनको बनाने वाले नीचे झोपड़े में बुरी हालत में रह रहे हैं। कलकत्ते में एक दुबला पतला आदमी रिक्शा खींच रहा है और एक मोटा सेठ उसमें बैठा उसको जल्दी चलने की हिदायत कर रहा है। मद्रास में एक दुबला मरीज़ कमज़ोर एक गाड़ी खींच रहा है जिस पे मनोबोझ लदा हुआ है, और वो बेचारा गिर गिर पड़ता है और आखिर में ऐसे गिरता है कि मर जाता है। और बम्बई में दिखाया था एक सीन जहाँ
एक तवायफ का सीन था जहाँ एक मर्द का हाथ बढ़ता है और एक औरत इस नोट को ले लेता है और फिर कपड़े उतारने का और खिड़की बंद करने का सीन था। सब जगह के हालात दिखाए थे, लेकिन इस सीन पर सेंसर बोर्ड ने बहुत एतराज़ किया और उस पूरे सीन को काटने का हुक्म दिया। लेकिन अब्बास साहब थे, वो कहाँ माने। मुकदमा सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट में पहली दफ़ा एक फ़िल्म दिखाया गया जो वहाँ के जजों ने देखा और मुकदमा उनके हक़ में हुआ। इस तरह ये पहली दफ़ा उन्होंने डायरेक्टर्स को अपनी बात सच्चाई से कहने और बेखौफी से उस पे अड़े रहने का रास्ता दिखाया। तो ये भी उनका एक पहला कदम था। आसमान महल 1966 में आसमान महल बनी, जिसकी शूटिंग हैदराबाद में हुई। इसके लिए अब्बास साहब और उनकी यूनिट के लोग साथ मिलकर शूटिंग करने के लिए यहाँ आए हैदराबाद में, और पृथ्वीराज कपूर उसमें एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे थे और वो ज़र्क बर्क कपड़े पहन के नवाब का रोल अदा कर रहे थे। ज़र्क बर्क कपड़े पहन के सुनहरी ताज लगाकर रिक्शा में बैठकर सेट पर जाते थे। इसकी कहानी में दो नस्लों का टकराव दिखाया गया। पुरानी नस्ल का अपनी शान, शौकत, इज्जत और आन बान की हिफाजत, और नई नस्ल का ज़माने के साथ जीने की ख्वाहिश। और उनकी इस फिल्म को कार्लोवी वेरी फेस्टिवल चेकोस्लोवाकिया में पृथ्वीराज कपूर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया, और यकीनन ये रोल पृथ्वीराज की जिंदगी का एक बेहतरीन रोल था। तो अब हम आपको दिखाएंगे उस फिल्म का आखिरी मुजरे का सीन, जो कि नवाब साहब की मौत और आसमान महल की नीलाम से एक रात पहले का सीन है। और वही रात वो है जब उनका बेटा एक मामूली रिक्शा चलाने वाले की लड़की से शादी करता है, और इस महल का ये मुजरा है, उस ऐवान में ये मुजरा होता है, और यही सब बात वाज़े कर देता है। तभी तो रास्ता ये
के बाद अब्बास साहब ने बिल्कुल एक अलग मौजू यानी गोवा की आज़ादी के बारे में साथ हिंदुस्तानी के नाम से एक फ़िल्म बनाया। उसमें हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों से लोग आकर गोवा में मिलते हैं और गोवा की आज़ादी के लिए जद्दोजहद करते हैं। इस फिल्म में अब्बास साहब ने पहली मर्तबा अमिताभ बच्चन को फिल्म इंडस्ट्री से और फिल्म इंडस्ट्री को अमिताभ बच्चन से मुतारिफ किया। एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री एज यू नो। इसमें मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि एक ज़माने में हमारे अंदर एक कौमी जज्बा था और वो कौमी जज्बा इतना ज़बरदस्त और इतना पुख्ता था कि उस जज्बे में जो दूसरे छोटे छोटे जज्बे थे वो दब गए थे और गुम हो गए थे। तो ये कौमी जज्बा जो था वो हमारी जंग आज़ादी के दौरान में ज़ाहिर हुआ और यही कौमी जज्बा जो है जंग आज़ादी के बाद गोवा की लड़ाई में। और इसका कैफी आज़मी साहब की नज़्म, यूं बढ़ो जैसे लहरा के धारा बढ़े, यूं बढ़ो जैसे लहरा के धारा बढ़े, ठोकरे खाओ तो दिल हमारा बढ़े, इस तरह जम के तूफान में रखो कदम, इस तरह जम के तूफान में रखो कदम, के कदम चूमने को किनारा बढ़े। एक तरफ मौत है, एक तरफ जिंदगी, एक तरफ मौत है, एक तरफ जिंदगी, बीच से ले चलो कारवां साथियों, बीच से ले चलो कारवां साथियों। हर तरफ दुश्मनी का अंधेरा भी है, हर तरफ दुश्मनी का अंधेरा भी है, हर कदम पर गरीबी का डेरा भी है, हर कदम पर गरीबी का डेरा भी है, सिर्फ रातें हमारी नहीं है सियाह, सिर्फ रातें हमारी नहीं है सियाह, धुंधला धुंधला हमारा सवेरा भी है। वाह वाह वाह। जैसे शोला भड़कता है भड़को कभी, जैसे शोला भड़कता है भड़को कभी, होता जाता है गहरा धुआं साथियों, होता जाता है गहरा धुआं साथियों। अपना सहरा भी एक, अपना गुलशन भी एक, अपना सहरा भी एक, अपना गुलशन भी एक, अपने कांटे भी एक, अपना दामन भी एक, अपने कांटे भी एक, अपना दामन भी एक दिल में मचलते हैं अरमा कई, एक दिल में मचलते हैं अरमा कई, दिल मगर एक है, दिल की धड़कन भी एक। फूल तो फूल है, फूल तो फूल कांटों पे आए बहार, फूल तो फूल कांटों पे आए बहार, एक सजाओ नया गुलसितां साथियों, एक सजाओ नया गुलसितां साथियों। इस मोहब्बत से दुनिया को आवाज दो, इस मोहब्बत से दुनिया को आवाज दो, चल पड़े साथ सारा जहां साथियों, चल पड़े साथ सारा जहां साथियों। कैफी आज़मी साहब का कलाम। और फिर 1971 में इस धुन के पक्के इंसान ने फिर डगर से हटके एक फिल्म बनाई, दो बूंद पानी, जिसमें
रेगिस्तानी इलाकों में पानी की किल्लत के बारे में ये फिल्म थी, जहां औरतें 15-16 किलोमीटर दूर जाकर पानी लाती हैं। अब्बास साहब ने इस फिल्म में बनाने के लिए उन्हीं रेगिस्तान के इलाके में बहुत अरसे शूटिंग के लिए क़याम किया। इस फिल्म का एक लोकगीत है, पनघट का गीत, जो बहुत ही प्यारा गीत है और 2 बूंद पानी में बहुत मकबूल हुआ। जी, ये डेजर्ट में जा रहे हैं, रेगिस्तान में बहुत सारी सहेलियां इकट्ठी पानी भरने को। आप सब साथ में ज्वाइन इन कर सकते हैं। पीतल की मोरी गागरी, पीतल की मोरी गागरी, बेलड़ी से मोल मंगाई दे। पीतल की मोरी गागरी, बेलड़ी से मोल मंगाई दे। पीतल की मोरी गागरी, बेलड़ी से मोल मंगाई रे। पैरों में घुंघरू डाल के अब पनिया भरन हम जाए रे। पीतल की मोरी गागरी। तन 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 पायलिया बोले झुमक चमक, बदली है चाल जवानी की, बदली है चाल जवानी की। पायलिया बोले चमक चमक, बदली है चाल जवानी की, बदली है चाल जवानी की। चुनरी सर के झुमक चमक, देख दीवानी की, बेशर्मी देख दीवानी की। बदनामी होगी गाँव में, चुनरी कहीं जो तूने गवाई रे। बदनामी होगी गाँव में, चुनरी जो तूने कहीं गवाई रे। पीतल की मोरी गागरी, पीतल की मोरी गागरी, पीतल की मोरी गागरी। वाह वाह। जी शुक्रिया। थोड़ा म्यूजिक के साथ पहली बार कर रहे हैं, थैंक यू। अब्बास साहब ने 1942 से लेके 1987 तक तकरीबन 40 फिल्मों की हिदायत, स्क्रिप्ट, डायरेक्शन, प्रोडक्शन की, जो बजाते खुद एक रिकॉर्ड है। वो फिल्मों को अपने ख्यालात लोगों तक पहुंचाने का जरिया समझते थे, और जब लोग उनसे ये पूछते थे कि आप राज कपूर के लिए तो इतनी पॉपुलर फिल्में बनाते हैं, आप अपने लिए क्यों नहीं ऐसी फिल्में बनाते, तो उनका जवाब था, मैं कॉमर्शियल फिल्में नहीं बनाता। मेरा एक आइडियल है, मेरा एक मकसद है। मैं फिल्म पैसे कमाने के लिए भी नहीं बनाता। मेरे साथ जो लोग भूखे प्यासे रहकर काम कर सकें वो साथ दें, जो नहीं करना चाहते वो वापस जा सकते हैं। सिनेमा सीमेंट और फौलाद की कोई फैक्ट्री नहीं है, बल्कि एक आर्ट है। सिनेमा का एक मकसद है आवाम के एहसासात को जगाना, उनके दिमागों को झंझोड़ना और उनको नई और बेहतर ज़िंदगी की झलक दिखाना, ताकि वो अपनी मौजूदा ज़िंदगी और महरूमियों से नफ़रत हो जाए और वो उसे बदल सकें। अब्बास साहब की फिल्में एक ख़ास, उसका एक तरीक़ा ये था कि जब उनकी फिल्में ख़त्म होती थी तो उसमें बजाय द एंड के उसमें द बिगिनिंग होता था। इसी तरह से
यानी जिंदगी के वो शुरुआत जो द बिगिनिंग के नाम से स्क्रीन पे आ जाती थी। अब्बास साहब की काम करने की सलाहियत भी अजीब थी। वो 18 घंटे मुसलसल काम करते थे। कभी कहानी लिख रहे हैं, कभी ब्लिट्स का लास्ट पेज लिख रहे हैं, और आज़ाद कलम भी लिखना ज़रूरी है। उसके अलावा वो बहुत दोस्तों से मिलना, किसी तरक्की पसंद मूवमेंट में जाना, जलसों में शिरकत करना, या किसी फिल्म का आजमाइशी शो देखना, और वक्त मिला तो खाना भी पका लिया। वो कभी खाली बैठे नज़र नहीं आते थे और दूसरों से भी कहते थे, मियाँ वक्त बहुत कीमती है, उसकी कदर करना सीखो। और आखिर में एक झलक उस बच्चे की भी देख लीजिए जिसने पीटर पैन की तरह बड़ा होने से इनकार कर दिया। सारी उम्र अपने नवासों पोतों से अपने आप को भाई या चचा कहलवाया, उनको नाना दादा कभी नहीं कहने देते थे। और जिसका दिल आखिर दम तक एक खूबसूरत चेहरे को देखकर धड़कता और वो उसको अप्रिशिएट करता। और फिल्म में कहीं जाते तो पाँव ऊंचे करके बच्चों की तरह बैठते, तालियां बजाते और मूंगफली खाते। और उनका कहना था कि उन्होंने सबसे ज़्यादा अपनी फिल्म हमारा घर बताते हुए एंजॉय किया, जिसमें 13 शैतान बच्चे थे और 14वें वो खुद थे। और आखिर में फिर वही सवाल उठता है कि आखिर ख्वाजा अहमद अब्बास क्या थे। अगर उनके बारे में ये सब सुनने और देखने के बावजूद भी आप न समझ पाए हों तो उनका अपना जवाब सुन लीजिए। मैं ख्वाजा अहमद अब्बास कहानीकार, सहाफ़ी, अदीब, फिल्मसाज और हिदायतकार के रूप में पल पल जी रहा हूँ। कई बार सोचा कि अपने को किसी एक सांचे में फिट कर लूँ ताकि ये शब व रोज़ मेरे हो जाएं। लेकिन ये देखकर और सोचकर कि मेरी नस्ल ने जिस अदबी, सकाफ़ती और समाजी इनकलाब की बुनियाद रखी थी वो अभी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि जब इनकलाब आता है तो वो ज़िंदगी के किसी एक शोबे में नहीं आता। वो ज़िंदगी, सियासत, अदब, सहाफ़त और कल्चर को अपने दामन में समेट लेता है। और फिर वो कलम जो 60 साल तक चलता रहा, वो कलम आखिर में वो कलम थक गया। रात ढलने लगी, नींद आने लगी, उंगलियों से कलम छूट जाने को है, मौत आवाज देने लगी है मुझे। कोई है इस कलम को जो रुकने ना दे, इस ज़मानत को जो नस्ले आदम की मीरास है, मुझसे लेकर